नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारी विशेष कवरेज है दरअसल विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कि दूसरे चरण में असम और बंगाल दो जगह पोलिंग होगी। असम में फिलहाल 39 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं और बंगाल में 30 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। सवाल इसी बात को लेकर ये कि असम और बंगाल में होगा क्या। आपने जिस तरीके से इस वक्त टेलीविजन चैनल्स पर देखा होगा, अखबारों में जो कवरेज देखी होगी, हालांकि चुनाव तमिलनाडु में भी हो रहे हैं, केरल में भी हो रहे हैं, पुडुचेरी में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की नजर फिलहाल बंगाल पे लगी हुई है। सबसे ज्यादा कवरेज बंगाल को लेकर लगी हुई है और ऐसा लग रहा है हर आदमी ये सवाल पूछ रहा, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हार जाएंगी या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। सुबह टीवी पे देखिए, शाम को टीवी में देखिए, जब देखिए बंगाली छाया रहता है। और बंगाल के बाद अगर किसी दूसरे विधानसभा चुनाव की चर्चा हो रही तो वो असम की। असम में भी खासतौर पर इसलिए क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर इस वक्त एक सबसे बड़ी अटकल लगाई जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां हार सकती है। पहले चरण के चुनाव असम में भी हो चुके हैं और पहले चरण के चुनाव बंगाल में भी हो चुके हैं। असम में क्या इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत जिससे बातचीत करो, जिसके बारे में जो रिपोर्ट पढ़ो, सब ये कह रहे हैं बहुत टफ कॉन्टेस्ट है। कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को मोदी बनाम अजमल बदरुद्दीन अजमल बनाने की कोशिश कर रही है। पोलराइजेशन की बहुत जबरदस्त कोशिश हो रही है, उसमें सीएए की भी चर्चा हो रही है। तो जो 2016 का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या स्थिति थी, फिर जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें क्या स्थिति पैदा हुई, और उसके आधार पे क्या हम 2021 के बारे में कोई बातचीत कर सकते हैं, कोई अनुमान लगा सकते हैं। आशुतोष जी, पहले इलाके समझ लें एक बार, जो इलाके आज वोट कर रहे हैं। तो 39 सीटें, 13 जिले, तीन तरह के मेन इलाके हैं इसमें। एक बोडोलैंड की सीटें जा रही हैं, कुछ, सारी नहीं, कुछ। एक ट्राइबल इलाका है बीच में, बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी भी कहानी, वो जा रहा है। और एक बराक वैली जो कि बंगाली स्पीकिंग डोमिनेटेड एरिया है असम का, जहां 15 सीटें हैं। सुष्मिता देव आती हैं वहां से, भाजपा जो कांग्रेस की लीडर, मतलब काफी फेमस मानी जाती है। अब ये एरियाज क्या हैं? बोडोलैंड तो हम सब समझते हैं कि वहां पर देखिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है, जो पहले बीजेपी के साथ था और उन्होंने इस चुनाव से जस्ट पहले यूपीए का दामन थाम लिया है। तो वहां पर सीधी सीधी लड़ाई जो है वो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर यूपीपीएल के साथ है। और वहां पर बोडोलैंड का जो एक टेरिटोरियल काउंसिल है, वहां पर बीजेपी और यूपीपीएल अभी अलायंस में वो रूल कर रहे हैं। वहां पे एक ऑटोनोमस बॉडी है जो गवर्नेंस के, एक ये हिस्सा हो। दूसरा ट्राइबल हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसकी ज्यादा बात नहीं होती, कि वहां पे ना 2-3 ऐसे जिले हैं जहां पे ट्राइबल एरिया हैं जो ऑटोनोमस तो हैं, लेकिन हमारे संविधान के एक आर्टिकल के अनुसार वहां ये प्रॉमिस किया गया था कि हम एक स्टेट विद इन अ स्टेट बनाएंगे। ये जो इलाका मैं दीमा हसाओ कर्बी आंगलोंग का मैं इलाका, कर्बी आंगलोंग का इलाका मैं बता रहा हूं आपको, तो उसको लेकर राहुल गांधी का कल मैसेज आया है। तो ये क्या है? इसका मैसेज यही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको ऑटोनोमस काउंसिल तो है, लेकिन जो आपको स्टेटहुड विद इन स्टेट प्रॉमिस की गई थी वो बीजेपी आपको नहीं देगी, हम आपको आके देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और जो सबसे इंटरेस्टिंग, बराक वैली, जहां पिछली बार कांग्रेस और अजमल साहब ने एक दूसरे का 4 सीटों का नुकसान किया था। अगर साथ में लड़ रहे होते तो अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स देख, केमिस्ट्री नहीं देख, सिर्फ मैथमेटिक्स, तो 4 सीटें उनकी जुड़ जाती आपस में मिला के। तो पिछली बार आंकड़े क्या थे? पिछली बार आंकड़े थे 28, 6, 5, 16 में एनडीए के पास 28 सीटें थी, उसमें से 22 सीटें बीजेपी, 2 एजीपी और 4 बीपीएफ, 6 सीटें कांग्रेस की और 5 सीटें अजमल साहब की। और 19 में ये आंकड़ा हो गया 27, 8 और 4, मतलब लगभग सेम स्थिति, लगभग सेम रही। 27 भाजपा, 8 कांग्रेस और 4 अजमल साहब। अब अजमल साहब ने भी 19 में सारी सीटें नहीं लड़ी थी, तो उनका उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली सीट्स हम देखनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि मतलब एब्सोल्यूट डिक्लाइन है, क्योंकि उन्होंने सीटें भी कम लड़ी थी। वोट शेयर के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है आशुतोष जी, कि 16 में क्योंकि ये अलग अलग लड़े, कांग्रेस और एआईयूडीएफ, इनका वोट शेयर था 30 और 17.5 कांग्रेस और एआईयूडीएफ का। और वहीं एनडीए का जो था वो 41% था जी। अब अगर आप उनके वोट शेयर को जोड़ दें, जो आज का यूपीए है वो 51% पहुंच जाता है। ओके। लेकिन अब सवाल यही उठता है, क्या ये वोट ट्रांसफरेबल है?
क्योंकि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि बराक वैली में 3 जिले हैं, कचार, हालाकांडी और करीमगंज। इसमें से 2 जिले मुस्लिम डोमिनेटेड, बंगाली स्पीकिंग डोमिनेटेड, और एक में मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। तो यहां पर ऐसी सीटें हैं जो मतलब जहां पे काउंटर पोलराइजेशन भी होगी और जहां पे पोलराइजेशन, इधर वे आप देख लें। ठीक है, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को जो बंगाली हिंदू वोट मिला था पिछली बार, वो शायद छिटक ना जाए उनसे, और वहीं जो बंगाली मुस्लिम वोट एआईयूडीएफ ले गया था वो कांग्रेस को मिलेगा। सीएए को लेकर भी जो बंगाली हिंदूज में एक था कि हमें सीएए आएगा तो हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी, वो नहीं हुआ है। तो उसको लेकर कितना नाराजगी है भाजपा से, इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये एरिया कैसे वोट करता है। लेकिन ये वो इलाका अब आ गया है आशुतोष जी जहां पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ को स्वीप करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अपर असम में जो नुकसान हुआ होगा इनका अजमल जी से अलायंस करने की वजह से, वो इनको कॉम्पनसेट 2 जगह से करना है, बराक वैली से और लोअर असम से। तो अब बराक वैली पूरी की पूरी इस बार इलेक्शन पे जा रही है। तो एक्चुअली अब भाजपा के लिए दोनों स्टेट्स में टफ एरियाज में इलेक्शन है देखा जाए तो। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि वो काउंटर पोलराइज कितना कर पाते हैं। बट कार्तिकेय, इसमें सवाल है कि जो अपर असम की बात हो रही थी जिसमें 47 सीटों पर वोट पड़े थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ऑलरेडी 27 सीट मिली थी 2016 में, और अगर उसके एजीपी के साथ जोड़ दे तो 35 सीट के आसपास होती, मतलब वो ऑलरेडी बहुत हायर साइड पे थे। तो उसमें कितना इंप्रूवमेंट कर लेंगे? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार वहां पे जो 2 छोटी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। एक तो आशुतोष जी, मेरा मानना है उन छोटी पार्टीज की वजह से नुकसान यूपीए को होगा, अगर होगा, क्योंकि वो एंटी सीएए के प्लान पे लड़े हैं और यूपीए ज्यादा हालांकि बोल नहीं रही है एंटी सीएए पे, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी सीएए को लाती है तो ऑब्वियसली जो बाय डिफॉल्ट चॉइस एंटी सीएए का वो यूपीए होना चाहिए था। लेकिन अगर वो 2 रीजनल पार्टीज आ जाती है तो उससे नुकसान होगा। लेकिन अपर असम में आशुतोष जी जो बीजेपी का नैरेटिव है ना, वो डिलीवरी पे है कि हमने आपको ये दिया, पैसा दिया, ये टॉयलेट बनवाए, रोड बनवाई, जो मैं रिपोर्ट्स न्यूज फील्ड से मैं देख रहा हूं, और ये फिर वही बात है, कंसिस्टेंट रिपोर्ट्स हैं ये हर सोर्स से। मेरे ख्याल मुकेश जी भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे जब मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था। तो बीजेपी जानती है कि सीए एक 2-धारी तलवार है। तो आपका जो पॉइंट है वो वाजिब है कि देखिए मैक्स आउट कर गए थे वो शायद। कार्तिकेय, इसमें ये जो लोअर वैली जो बराक वैली है, और अब उसके बाद लोअर असम की जो बात होगी, यहाँ पे अजमल फैक्टर कितना काम करने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे उतना अटैक नहीं कर रही, वो अजमल के बहाने करी कि अजमल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो क्या इसका असर बराक वैली में दिखाई पड़ेगा? क्या इसका असर दूसरे इलाकों में दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि बराक वैली जैसा आपको मैंने कहा, देखिए लोअर असम में ना बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी। बराक वैली में ना सीटें ऐसी हैं जहां एआईयूडीएफ तक ने हिंदू कैंडिडेट उतारे थे अपने 16 में। आपको मतलब मैं देखिए, हमें तो कॉम्पोजिशन नहीं पता क्योंकि डेटा उसका आता नहीं, पर एक आपको सिग्नल मिल जाता है कि 2-3 सीटें मैंने जब देखा कि एआईयूडीएफ तक ने बंगाली हिंदू उतारे थे वहां पे, तो इसका क्या मतलब होता है कि उन सीट्स में मुस्लिम कैंडिडेट का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो वहां पर बंगाली मुस्लिम वोट जो कांग्रेस और एआईयूडीएफ को जाएगा, तो वहीं साथ ही साथ कुछ सीट्स ऐसी होंगी जब बंगाली हिंदूज मेजॉरिटी में होंगे तो वो वोट कर देंगे बीजेपी को ऑन मास, और जिन सीट्स में कांटे की टक्कर होगी बीजेपी और यूपीए के बीच, वहां पे काउंटर पोलराइजेशन होगा। लेकिन फिर वही बात है कि कांग्रेस को स्वीप करना पड़ेगा, एआईयूडीएफ कांग्रेस को ये एरिया स्वीप करना पड़ेगा अगर उनको जीतना है। कांग्रेस को ये मिनिमाइज करना पड़ेगा कि जो बंगाली हिंदू वोट उनसे छिटकेगा वो डैमेज उन्हें मिनिमाइज करना है। एक और बात मैं बोलूंगा आशुतोष जी कि ये जो बोडोलैंड की पार्टी जो लड़ रही है, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, मेरे को ना ये डाउट आ रहा है कहीं कि देखिए उन्होंने जुड़ तो गए हैं वो यूपीए के साथ, कि कल को अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और इनके बल पर सरकार बनने की सिचुएशन बनी यूपीए की, तो इनकी रिलायबिलिटी कितनी रहेगी चुनाव के बाद? वो तो बिल्कुल सही है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कभी भी इधर-उधर स्विंग करना बहुत आसान होता है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में भाजपा अभी यूपीपीएल के साथ अलायंस में है। कोई शक्ति भाजपा को इस बात से नहीं रोकती कि वो वापस बोडो पार्टी को बोले कि आप हेड कर लीजिए, हम आपका अलायंस बीटीसी में बना लेते हैं, लेकिन एक्सचेंज में आप सरकार में हमको सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि नई दोस्ती टूटती है। पहले हालांकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट कांग्रेस के साथ भी रह चुकी है, तो फंजिबिलिटी बहुत हाई है। तो मेरे अनुसार कांग्रेस और एआईयूडीएफ को अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा पहुंचना होगा
और जो बाकी अलायंस पार्टनर है लेफ्ट वाले और उसमें आरजेडी भी है, कि उनका जो रिलायंस है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पे वो कम ही रहे। अब देखिए, हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं और भाजपा डिलीवरी पर भी बात कर रही है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि कितना वोट डिलीवरी पे पड़ता है, कितना वोट आइडेंटिटी पे पड़ता है। चलिए कार्तिकेय, अब तो ये चुनाव वोट पड़ने दो, उसके बाद नतीजा आने दो, तभी पता चलेगा क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।